आखिरी संग्रह भी 1936 में आया, पहला 1912 में आया। तो इनके पुनर्पाठ की मूल्यांकन की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है कि खासकर अकादमिक जगत में एक प्रवाह चल पड़ता है और साल दर साल उसके बाद हम उसी पर चलते चले जाते हैं। त्याग और बलिदान और उदात्तीकरण, ये तमाम बातें पिछले 30-40 साल से तो मैं भी छात्र जीवन में पढ़ता रहा हूँ और अध्यापन जीवन में पढ़ाता रहा हूँ उनके पात्रों के बारे में। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बहुत जरूरी है कि अंतर्द्वंदों और मनोविकारों से जूझते पात्रों को सायास मुक्त कराने की कोई कोशिश प्रसाद नहीं करते। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कामायनी के कवि के बारे में बात कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कथा साहित्य का बहुत सरलीकरण होता है। भौतिक कैद से जिस चंपा ने अपनी मुक्ति दिलाई है कहानी के प्रथम भाग में, बिल्कुल वही लीडर है, वरना मुक्त होने की कोई कोशिश बुद्धगुप्त नहीं कर रहा है कहानी में। उन रज्जुओं को काट देना और हथियार उठाओ उसको आदेश देना और उसकी तरफ आगे बढ़ना, वो उसके कैरेक्टर का प्राइम है कहानी की शुरुआत में। और उसके बाद एक डाउनफॉल दिखता है आपको चंपा के व्यक्तित्व में। सिर्फ उदात्तीकरण नहीं है, बहुत जरूरी है कि अब हम 2024 में जब उन कहानियों पर बात कर रहे हैं तो बहुत नए नजरियों और कुछ नई कोशिशों के साथ करें। एक प्रश्न पूछता है बुद्धगुप्त, तुम किसको दीप जलाकर पद दिखलाना चाहती हो? इसका कोई उत्तर नहीं है चंपा के पास। वो प्रेम और ईर्ष्या द्वंद इसके बीच वो दोलायमान है, ये उसकी समस्या है। वो जितना ज्यादा बुद्धगुप्त के करीब जाती है उसके भीतर उतना ज्यादा पुत्री का वो भाव उमड़ के आता है कि यही हत्यारा है। कोई अंतर विरोध से ग्रसित है। एक बात यहाँ और बहुत स्पेसिफिकली मैं बताना चाहूंगा, मेरी राय है, आप असहमत हो सकते हैं कि देखिए उस सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन में एक आदर्श भारतीय नारी को महिमा मंडित करता हुआ जिस उच्चतम स्थान पे स्त्री को रखने की कोशिश की गई उस दौर में, वो वस्तुस्थिति का सच है और उसको प्रसाद भी जानते थे। पुरुष सापेक्ष स्त्री की अनेक भूमिकाओं में पत्नी, पुत्री, गृहिणी, बहन, इन सब की भूमिका हो सकती है, प्रेयसी की नहीं। उस वक्त की बात कर रहा हूं और आप इस चश्मे से थोड़ा चंपा को देखें, मधुलिका को देखें, कहानियों की एक अलग दिशा खुल के आपके सामने आएगी। आप बिल्कुल एक सीधा साधा रास्ता दीपदान की पन्नाधारी को भी नहीं दे सकते। मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि अब जरूरत है कि अकादमिक जगत पिछले 50-60 सालों से जिस रटे रटाए धर्रे पे इन कहानियों का अति सरलीकरण करता चला आ रहा है, हम उनसे मुक्ति पाएं। क्योंकि मैं अपनी पहली बात फिर से दोहरा रहा हूं, हम कामायनी के कवि के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारी भाषा का अभी तक का मनोग्रंथियों और अंतर्विरोधों का एक्सपर्ट है। उसकी कहानियों के बारे में इतना सरलीकरण और इतना चौड़ा पत्र वो उसने दे दिया और उसने चुप्पी साध ली उस युग में। उनकी कहानियों को जरूरत के अनुसार गांधीवाद और देश की स्वाधीनता आंदोलन के समय उनकी कहानियों का जैसा समाज की उपयुक्त जैसा उनको परिभाषित किया जा सकता था उसकी छूट उन्होंने दी। और उनका स्वभाव भी नहीं था अपनी कहानियों, अपनी रचनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा कैफियत देने और उनके बारे में बोलने का। तो लेकिन अब समय है कि हम उनकी कहानियों के बारे में एक नए नजरिए से सोचें, क्योंकि आलोचना के बहुत नए टूल्स और बहुत सारी चीजें हमारे पास अब विकसित हो चुकी हैं जो तब नहीं थी। खैर, ये बात चूंकि इस मंच से बातें हुई इसलिए मैंने इसको छेड़ा। एक बहुत छोटी सी बात और अपनी बात कह के मैं बात को खत्म करूंगा, क्योंकि
मेरे मित्रगण और करीबी ये बात जानते हैं कि मैं पिछले 15-20 दिनों से किन परिस्थितियों में हूं, और मैं एक अपराध की सीमा में मानता हूं बिना तैयारी के मंच पर आना, और आज मैं वो अपराध कर रहा हूं। तो जो थोड़ी बहुत बातें मेरे पास हैं कहने के लिए मौलिक, वो मैं कह के अपनी बात समेटूंगा। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो अकादमिक जगत में प्रतीकात्मक कहानी के कटघरे में प्रसाद की रखी जाती हैं। अब उसकी ठोस वजह कि बहुत थिन लाइन ऑफ डेमार्केशन जिसको हम कहते हैं। ऐतिहासिक तो समझ में आता है, मनोवैज्ञानिक कहानियां तो, प्रतीकात्मक कहानियां तो, ये आख्यानमूलक कहानियां तो, ऐसी वैसी जो भी। मुझे पिछले 2 दिनों में वैसी कुछ कहानियों को सरसरी तरह से देखने का मौका मिला, और एक कहानी विंध्याचल ने जिक्र किया उसका, मुझे अच्छा लगा, वो थी पत्थर की पुकार। लेकिन इसके अलावा एक कहानी है प्रलय। एक युवक युवती प्रलय की बात कर रहे, दृश्य देख रहे हैं, और युवती घबरा रही है, और ये युवक जो है वो बहुत निश्चित तरीके से उसकी व्याख्या अपने तरीके से किए चले जा रहा है। एक कहानी है समुद्र संतरण, जहां राजकुमार सुदर्शन और एक धीवर बाला की कहानी है। समुद्र किनारे राजकुमार बैठा है और मछली पकड़ने के लिए, सुनहरी मछलियां पकड़ने के लिए धीवर बाला आ रही है, और उनके बीच का जो वार्तालाप है, और राजकुमार की शादी होने वाली है, इसलिए कुछ सुनहरी मछलियां पकड़ी जानी है, और कहानी आगे चलती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कला। 3 मित्र हैं, एक महिला मित्र है कला, और 2 उसके मित्र हैं रूपनाथ और रसदेव। ये इनके बीच की प्रेम और इनके बीच की डाह की कथा है। पत्थर की पुकार की बात हो ही गई है। एक कहानी है वैरागी, जिसमें एक कुटिया है, उसमें एक वैरागी रहता है। उसने सजा के रखा है, पर वो रहता उस कुटिया के बाहर है, और रखा उसने सिर्फ इसलिए है कि कभी कोई आश्रय मांगने आ जाए तो। और एक आश्रिता आती है, और वो साथ में रह नहीं सकती, और वो कहती है कि मैं तो जीवन भर के लिए आश्रय चाहती हूँ, तुम जीवन भर के लिए तो दे नहीं सकते, क्योंकि तुमने इसको पूरे समाज के लिए खोला है। और अंततः वो उस कमरे में अंदर आ जाती है, और वैरागी अपना डंबल उठाता है और चला जाता है। और एक आखिरी कहानी है ज्योतिषमती। इन कहानियों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका लेखन काल लगभग कावायनी के लेखन काल के पैरेलल चलता है, और आप दर्शन और विचार से जुड़े हुए तमाम वो पहलू के छुटपुट बिंदु इन कहानियों में पाएंगे, जो बहुत सुघड़ तरीके से कामायनी में आते हैं बाद में। मेरा अपना मानना है कि बहुविधाओं के जो रचनाकार हैं, आप मुक्तिबोध को देखते हैं तो बाकायदा सायास उन्होंने तो खैर उन शीर्षकों से कहानियां लिखी हैं जो कि उनकी कविताएं रही हैं। ब्रह्म राक्षस हो, चाहे आप क्लॉड इथर्डली पढ़ते हैं या दूसरी कहानियां अंधेरे में पढ़ते हैं, तो आपको उनकी लंबी कविताओं को खोलने में, उनको पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। असाध्य वीणा और उस लंबी कविताओं के समय लिखी हुई अज्ञे की जो कहानियां हैं, वो बहुत मदद करती हैं। मुझे लगता है कि इन कहानियों को, जो कि बहुत परिचित नहीं है, जिन पर कम बात होती है, इनको एक नए नज़र से देखा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कामायनी के पुनर्पाठ के लिए बहुत मददगार होंगी। ये ऐसा मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि ये चीज़ें मैं बहुत ऊपरी तौर पे कह रहा हूँ, बहुत जल्दबाजी में कह रहा हूँ। खैर, फिलहाल एक आखिरी बात ये कि ये इतना आसान भी नहीं होता है, एक लंबे समय से जो एक अकादमिक परिपाटी चली आ रही होती है, और क्योंकि उस पर उस समय के आलोचना कर्म का प्रभाव होता है, और आलोचना कर्म जो सही अर्थों में होता है वो अपने समय के राजनीतिक सामाजिक बयार से अछूता तो नहीं ही रह सकता, रहना चाहिए भी नहीं। फिर भी मुझे लगता है कि जब एक महत्वपूर्ण बात यह है जो हमें समझना चाहिए, कि खास तौर पे विद्यार्थियों के लिए ये बात मैं कहना चाहूंगा। एक लाइन है जो मैं कोट करूंगा आपके सामने। कच्छ कभी भी किसी कहानी को कालजयी नहीं बनाता।
कथा में विन्यस्त पात्र जब अनायास अपनी मनोग्रंथियों और मनोवृत्तियों का परत दर परत साक्षात्कार करने लगते हैं और उन्हीं के बीच से जीवन के सनातन प्रश्नों पर विचार करने का हौसला रखते हैं, या विचार प्रक्रिया के कारण पाठक की चेतना को आंदोलित करते हैं, तभी कहानी जीवन की आख्यायिका न रहकर जीवन की सृजनात्मक ताकत, लार्जर देन लाइफ बन जाती है। प्रसाद की बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बेहतर है कि हम उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनका पुनरीक्षण